गुड इवनिंग टू ऑल। अ, हम लोगों का अभी का टॉपिक है कि कोई भी ग्रह ये किसी भाव पे या फिर किसी ग्रह पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। अब प्रभाव अच्छे भी हो सकते हैं, प्रभाव बुरे भी हो सकते हैं। तो जब हम अच्छे और बुरे की बात करेंगे तो इसे ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस कहा जाता है। हम लोगों को ये पता है कि किसी भी ज्योतिष की शाखा में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है किसी भी ग्रह का या भाव का बल और दूसरा होता है किसी भी ग्रह और भाव की शुभता। तो पहले में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की और दूसरे में हम बात करते हैं ऑस्पिशियसनेस की। तो ग्रह अगर बली है और ऑस्पिशियस है तो मन मुताबिक या जो भी व्यक्ति की इच्छा होगी उस हिसाब से वो उसका निर्णय देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है? यहाँ तक तो हम सब लोगों को पता है। अब जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस कई प्रकार के होते हैं। ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है, यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो मेरा एडवर्टाइज़ था, वो एडवर्टाइज़ में मैंने इंटेंशनली एक पिक्चर डाला था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, इसको हमेशा जीवन भर याद रखिएगा। देखिए, एक ग्रह होता है और ग्रह के बाद आप देखेंगे कि मैंने दिया है कि नक्षत्र भी प्रभाव डाल रहे हैं, नवांश भी प्रभाव डाल रहा है, फिर बाद में दृष्टि भी प्रभाव डाल रही है, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब-सब लॉर्ड भी प्रभाव डाल रहे हैं, डिग्रीज़ भी प्रभाव डालती है। एक हिट थ्योरी होती है जिसमें कोई भी ग्रह अगर दूसरे ग्रह से 45 डिग्री यानी 45 डिग्रीज़, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री में हो तो वो प्रभाव डालेगा। एक नवतारा चक्र होता है। अ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका एक वीडियो मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी है, अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगी। और राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि ये एक प्रकार होता है जिससे कोई भी ग्रह किसी भाव के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रह अपना प्रभाव कैसे देते हैं और दूसरे ग्रह को जब वो प्रभाव देते हैं, जब इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके अपने रिज़ल्ट कैसे बदल जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये है कि ये जो वेबिनार की सीरीज़ रहेगी, इसमें भी हम लोगों की 4 क्लासेस होगी। पहले क्लास में हम लोग नवांश और नक्षत्र कवर करेंगे, दूसरे में दृष्टि, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब-सब लॉर्ड कवर करेंगे। और डिग्रीज़ कवर करेंगे और हिट थ्योरी कवर करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब हम प्रभाव की बात करेंगे और इतने प्रकार के अगर प्रभाव है, ऐसा नहीं कि इतने ही प्रभाव है ज्योतिष में कई सारे प्रभाव हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक कल्पना देना चाहता हूँ, एक आइडिया देना चाहता हूँ। एक मैं इसका स्कोप बताना चाहता हूँ कि प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रभाव का तरीका ये अलग-अलग ज्योतिष की शाखाओं में, अलग-अलग ज्योतिष की ब्रांचेस में उपयोग में लाया जाता है। मैं ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर कौन-सा उपयोग में आता है। मज़े की बात ये है कि जो कोर्सेज़ मार्केट में लिए जाते हैं, उन कोर्सेज़ में इनका उल्लेख नहीं होता, इनका कोई रेफ़रेंस नहीं होता। कई बार वो पढ़ाए जाते हैं, कई बार पढ़ाए नहीं जाते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना उनको महत्व भी नहीं दिया जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि एक नक्षत्र ये कैसा प्रभाव देते हैं और नवाज़ जो है, वो कैसा प्रभाव देता है। ये दोनों चीज़ें आज के हम इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी प्रेज़ेंटेशन शुरू करता हूँ। थैंक यू ललित भाई। जी, मैं भूल गया था वहाँ डालना। अभी इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है एक बहुत बढ़िया कहावत है अंग्रेज़ी में, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके साथ में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। तो हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे घरों में कि अच्छे बच्चों को अच्छी संगत में रहना चाहिए, तो फिर उनको अच्छी आदतें लग जाएगी। दे विल हैव गुड हैबिट्स इफ दे स्टे विद गुड पीपल। तो इसलिए संतों के साथ रहने की राय दी जाती है, ना कि किसी गुंडे के साथ रहने की राय दी जाती है। तो ग्रह में संत या गुंडा ऐसा कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन ये एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी डिटेल्स है। आप लोगों को सभी को पता है मेरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रेज़ेंटेशन में भी रहेगी। ये प्रेज़ेंटेशन में ये पूरा जो सीरीज़ खत्म होगा उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इन्फ्लुएंस जो है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। हम
इंसानों पर भी प्रभाव होते हैं, लोगों के होते हैं, फिलॉसफीज़ के होते हैं, बिलीफ सिस्टम के होते हैं, धर्म का होता है, हर चीज़ का प्रभाव होता है। वैसे ही ग्रहों का भी अपना एक प्रभाव होता है ज्योतिष में। तो हम ये पूरे सीरीज़ में क्या-क्या कवर करेंगे? हम ये 8 प्रकार कवर करेंगे। हो सकता है कि मैं एक जेमिनी भी ऐड करूँ क्योंकि जेमिनी में अपने प्रकार का एक प्रभाव होता है अलग से। तो आप लोगों को एक स्पेक्ट्रम पता चल जाए, उसका दायरा पता चल जाए। इन्फ्लुएंसेस ये एस्ट्रोलॉजी ब्रांच के हिसाब से काम करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि लग्न के ऊपर किस-किस का प्रभाव है। एक बहुत साधारण सा नियम है कि जब कोई भी कुंडली हमारे पास आती है, तो कुंडली में हम लोग सबसे पहले लगन देखते हैं। लगन देखने के बाद हमको पता चलता है कि भई इस व्यक्ति का अपना कद-काठी, विचार, हाव-भाव, विचार करने की पद्धति, इसकी रंग-रूप यानी वो दिखता कैसा है, वो कैसा सोचता है, व्हाट ही थिंक्स और ओवरऑल उसका नेचर पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें हमें लगन कुंडली से पता चलती है। अब इतनी बेसिक चीज़ तो ज्योतिष पढ़ने वाले सब लोगों को पता होती है। दूसरी बात हमें ये भी पता होती है कि लगन कुंडली ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि एक लगन के ऊपर या एक ग्रह के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव होते हैं। ये प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। अब इस व्यक्ति का आप देखें तो लगन जो है, ये मिथुन का है। मिथुन का स्वामी होता है अ, बुध। उसके बाद में ये लगन का जो नक्षत्र है, अब लगन का नक्षत्र क्या प्रकार है? देखिए, जब भी कोई हम कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में हमें ये पता होता है कि लगन की डिग्री क्या होती है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लगन की डिग्री आ गई है, ठीक है? अब ये जब लगन की डिग्री यहाँ पर आ गई है, तो इस डिग्री के हिसाब से हम नक्षत्र भी निकाल सकते हैं। या आप मैन्युअली भी निकाल सकते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हैं। तो होता ये है कि अगर हम मेष राशि से गिनना शुरू करें, तो सबसे पहला नक्षत्र अश्विन है, कुल 27 नक्षत्र है। तो मेष राशि से लेके कर्क राशि तक पहले 4 राशियों में 9 नक्षत्र आते हैं और फिर 9 का रिपिटेशन होता है। फिर सिंह राशि से लेके तो वृश्चिक तक फिर से 9 नक्षत्र आएँगे और धनु राशि से लेके मीन तक 9 नक्षत्र आएँगे। तो ये नक्षत्र भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। तो अगर मिथुन लगन उदित हो रहा है और इसकी डिग्री अगर 17 है, तो 17 डिग्री पर आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र जो है, ये राहु का है। तो अभी आप देखिए कि और राशि है मिथुन, लगन में मिथुन राशि आई है, नक्षत्र आया है राहु का और मीन जो है वो उसका नवांश है। तो आर्द्रा का स्वामी क्या हुआ? आर्द्रा का स्वामी हो गया राहु, राशि का स्वामी हो गया बुध और मीन राशि है, उसका स्वामी हो गया गुरु। अब इस व्यक्ति में जिसका लगन मिथुन है, इसमें 3 ग्रहों के अपने गुण आ गए। एक राशि स्वामी के हिसाब से, एक नक्षत्र स्वामी के हिसाब से और एक नवांश स्वामी के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे प्रखर गुण किसका होगा? सबसे महत्वपूर्ण गुण किसका होगा? अगर हम समझ लें कि राहु, बुध और गुरु ये 3 ग्रह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके लिए, तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसके आने चाहिए? ये सवाल डेफिनिटली आएगा। अब 100% अगर व्यक्ति को पकड़ा जाए और डिवाइड बाय 3 किया जाए तो हर किसी को 33% का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रह प्रथम भाव में क्योंकि हम प्रथम भाव की चर्चा कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई ग्रह प्रथम भाव में बैठ जाए, प्रथम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए या नवांश में प्रथम भाव में बैठ जाए तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे 3 ग्रह कौन से हैं? आर्द्रा नक्षत्र है, तो स्वामी हो गया राहु, दूसरा है मिथुन राशि है तो बुध और मीन राशि है तो गुरु। तो नवांश में कौन बैठा हुआ है? नवांश में यहाँ बुध बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बुध ये इसमें प्रायोरिटी ले लेगा। बुध के पास ज़्यादा ऑथोरिटी आ जाएगी और ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा क्योंकि बुध का मतलब किससे होता है? बुध का मतलब 2 चीज़ों से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है स्पीच
स्पीच माने वो जो बात करेगा, वक्ता या वक्तृत्व कला, और दूसरा है इंटेलिजेंस जो 5वें भाव से मिलती है, वो तो उनके कारक है। तो बुध से बिज़नेस भी देखा जाता है। तो पहले भाव में बुध का क्योंकि इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति अच्छा स्पीकर हो सकता है, इसकी स्पीच अच्छी होगी, और दूसरा ये है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होगा। अब बुध जो है ये द्विस्वभाव राशियों का स्वामी, मिथुन भी द्विस्वभाव राशि के द्विस्वभाव राशि है, और उसकी कन्या राशि जो है वो भी द्विस्वभाव की राशि है। तो अगर ये द्विस्वभाव राशि का स्वामी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा डायलेमा में भी रह सकता होगा। तो इसका इंटेलिजेंस भी होगा, ये इसकी स्पीच भी अच्छी होगी, लेकिन ये ड्यूअल माइंड में रहने की पॉसिबिलिटी है, और बुध का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो फिर राहु का कितना रहेगा? अब हम देखेंगे कि क्या राहु इसके ऊपर कहीं से इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा है? तो राहु भी कर रहा है, क्योंकि राहु ने इसको दृष्टि से देख लिया। यहाँ देखिए, क्योंकि राहु की हम 5, 7, 9 की दृष्टि देखते हैं, तो राहु ने भी यहाँ पर दृष्टि डाल दी, नवीं दृष्टि। यहाँ पर 5वीं डाली, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5वीं डाली, यहाँ पर 7वीं डाली, और यहाँ पर नवीं डाल दी। तो नवीं दृष्टि से राहु भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी में हम देखेंगे कि सेकंड प्रायोरिटी में राहु ने यहाँ पर दृष्टि देकर इसको थोड़ा-सा बल दे दिया है, या इसका अपना इन्फ्लुएंस है। और गुरु जो है, ये गुरु इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नवांश के स्वामी तो है ही है, तो इनका कनेक्शन तो बन ही रहा है। लेकिन जो बुध है, लगन का स्वामी जो है, वो बुध जो है, वो गुरु के राशि में बैठा हुआ है। अगर मैं इनको क्लियर कर दूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये 12वें नंबर की राशि में बुध बैठे हुए हैं। 12वीं राशि होती है मीन, और मीन के स्वामी होते हैं गुरु, तो उनका नंबर तीसरा लगेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है, ये राहु के भी कैरेक्टरिस्टिक लेगा, ये बुध के सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक लेगा, और गुरु के भी लेगा। तो गुरु क्या होता है? गुरु ये एक्सपांशन होता है, गुरु विज़डम होता है, गुरु नॉलेज होता है। तो ये व्यक्ति नॉलेजेबल भी रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्पीकर होता है, वो डेफिनिटली नॉलेजेबल तो रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का अपना कैरेक्टर सॉरी, इस व्यक्ति का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है। अब ये हो गई लगन की बात। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इनकी पत्नी के बारे में आप अगर पता करने की कोशिश करें, तो ये जस्ट मैं इन्फ्लुएंस का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई तरीके हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि 8 प्रकार के तरीके हो सकते हैं। उसमें से मैं सिर्फ़ पहला तरीका आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और भी करूँगा, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो 2 प्रकार के इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करने का है। तो आप ये देखें कि जो 7वाँ भाव है, 7वाँ भाव पत्नी का होता है। लेकिन अब मज़े की बात है कि जैसा लगन का हमको नक्षत्र स्वामी मिल रहा था, यहाँ पे नक्षत्र स्वामी मिल गया, वैसे 7वें भाव का तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो टेबल हम लोगों को जगन्नाथ होरा में मिलता है, तो जगन्नाथ होरा का जो टेबल है, उस टेबल में हम लोगों को भाव के मध्य के नक्षत्र स्वामी नहीं मिलते, सिर्फ ग्रह और लगन के मिलते हैं। तो पाराशरी क्या कहता है? पाराशर ऋषि ने कहा हुआ है कि जब भी हम कुंडली बनाएँ, और कुंडली में लगन की जो भी डिग्री होगी, यही डिग्री हम सारे भाव को दे देंगे। तो दूसरे भाव की भी 17 डिग्री 45 मिनट, तीसरे की भी वैसे ही 7वें की। 7वें में क्या कौन-सी राशि आ रही है? तो धन राशि आ रही है। अब इस धन राशि में, जो कि सजिटेरियस है, तो धन राशि का 17.45 मिनट्स, ये अगर डिग्री पर नक्षत्र निकालने की हम कोशिश करें, तो ये शुक्र का नक्षत्र आता है। अब क्योंकि ये मुझे बाय हार्ट है, तो मैं आपको बता पाया, लेकिन इसका एक टेबल भी मिलता है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को भेज दूँगा। सॉरी। तो इसका मतलब हुआ 7वें भाव का जो अ, 7वें भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है, और इसका जो खुद का स्वामी है वो बृहस्पति यानी गुरु है। तो यहाँ पर शुक्र इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर बाद में बृहस्पति इन्फ्लुएंस कर रहा है। वैसे ही हमको 7वें भाव का नवांश भी निकालना पड़ेगा कि ये 7वें भाव का नवांश कहाँ पर गया हुआ है, देख लीजिए आप।
पहले भाव का क्या था? पहले भाव का नवांश था मीन राशि, ठीक है? तो 7वें भाव का क्या हुआ? कन्या राशि। ये यहाँ पर राशि ऑलरेडी आ जाती है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि बुध। तो 7वें भाव में क्या हुआ? 7वें भाव में शुक्र हुआ, फिर बृहस्पति हुआ और बुध हुआ। तो ये तीनों लोग क्या करेंगे? शुक्र है तो सुंदरता हो सकती है, शुक्र है तो प्रेम हो सकता है, शुक्र है तो सारी प्रकार की लग्ज़रीज़ हो सकती है, अच्छे रिलेशनशिप हो सकती है। बुध अगर बृहस्पति है तो नॉलेज हो सकता है और बुध है तो इंटेलिजेंस हो सकता है। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि इनकी जो पत्नी रहेगी, क्योंकि 7वां भाव पत्नी का होता है, तो पत्नी का स्वभाव कैसा हो सकता है? तो पत्नी का स्वभाव होगा कि वो दिखने में सुंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि शुक्र उसके ऊपर प्रभाव कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे कि उनके जो स्वामी हैं गुरु, ये गुरु का प्रभाव कैसा है? तो गुरु का कोई दृष्टि तो है नहीं उनके वो स्थान पर गुरु अपना प्रभाव ज़रूर देंगे क्योंकि वो वहाँ के स्वामी हैं। तो गुरु एक्सपांशन बताते हैं, गुरु विज़डम बताते हैं, जिसे विवेक कहा जाता है हिंदी में। तो वो एक नॉलेजेबल यानी जिनको अच्छी विद्या का ज्ञान है, कोई भी विद्या हो सकती है। उसके बाद विद्या के बाद उनका अच्छा विवेक है, यानी विज़डम है, इंटेलिजेंट भी है और सुंदर भी रहेगी। तो इस प्रकार से हर भाव का हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। तो माताजी के बारे में पता कर सकते हैं, पिताजी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लुएंस। अब इसी इन्फ्लुएंस का हम और एक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। वो कैसा करें? अब मुझे बताइए दूसरा स्थान जो है वो होता है धन संचय का, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है? तो जब ये धन संचय की बात हो रही है तो अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका-किसका है? दूसरे स्थान में कर्क राशि है, फिर से डिग्री 17 हो गई। क्योंकि मैंने कहा था कि पाराशरी में जो लगन की डिग्री होती है, वही भाव की डिग्री होती है। अब मुझे ये पता है कि दूसरे भाव में जो डिग्री है 17.45 उसमें नक्षत्र जो है वो बुध का आता है। तो हम कहेंगे ठीक है बुध का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा यहाँ पर खुद बैठे भी हुए हैं। उसके बाद यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं, तो शनि का भी अपना इन्फ्लुएंस डेफिनिटली है क्योंकि उस भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं। और फिर इसका नवांश क्या होगा? तो आप देख लीजिए दूसरे भाव का नवांश है मेष, मंगल। तो यहाँ पर मंगल, चंद्र, शनि और बुध इन सब का इन्फ्लुएंस है। अब इन्फ्लुएंस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस चंद्रमा का रहेगा और शनि महाराज का रहेगा। तो शनि क्या है? शनि शनैः-शनैः है, धीरे-धीरे। तो पैसा धीरे-धीरे बनेगा, ठीक है? चंद्रमा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस है। शनि है तो शनि के रिलेशन में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस है। बुध में भी है क्योंकि बुध भी उसका नवाँ स्वामी बुध भी उसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है। तो ये सारे ग्रह मिलके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का तरीका बताएँगे। पैसा किस तरीके से जमा हो सकता है। बुध बोले तो बिज़नेस से हो सकता है। बुध बोले तो एक प्रकार से दूसरे के बिज़नेस में से भी पैसा जमा हो सकता है। चंद्रमा बोले तो फल जो हम लोग खेती करते हैं, वो खेती में जो बगीचे होते हैं, उससे भी पैसा आ सकता है। बगीचे से ही आएगा या नहीं आएगा, ये अपने आप में एक दूसरा विषय है, जिसको हम कभी भविष्य में विस्तार से देखेंगे। लेकिन मदर का सपोर्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मदर का सपोर्ट डेफ़िनिटली बोल सकते हैं। तो या हो सकता है कि व्यक्ति पैसा लेके मदर के पास जमा कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है? और बुध मैंने ले लिया, शनि मैंने ले लिया, शनि भी बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, शनि जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इस प्रकार से हर भाव के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इनके छोटे भाई-बहन अगर है, तो उनके साथ इनके रिश्ते कैसे रहेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर राशि आ गई सूर्य की, सिंह राशि, 17.45 डिग्री के ऊपर पहले तो सूर्य हो गया स्वामी, फिर 17.45 डिग्री जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। सूर्य भी रोल रोल प्ले कर रहा है और अगर हम लोग इसका नवाज़ देखने की कोशिश करेंगे तो फिर से शुक्र आ गया क्योंकि वृषभ राशि आ गई। तो इनके अपने छोटे भाई-बहनों से संबंध बड़े प्रेम पूर्ण होंगे, लेकिन उसमें भी सूर्य की वजह से थोड़ा बॉसिंग होगा, क्योंकि सूर्य जो है ये बॉस होता है। तो ये हमेशा अपने कंट्रोल में रखेंगे, रहेंगे संबंध प्यार भरे, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उस रिलेशनशिप में भी इनका वर्चस्व हमेशा बना रहेगा, इनका बॉसिंग बना रहेगा। ये हमेशा उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रेडिक्शन दे सकते हैं और आप जब इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इन्फ्लुएंस सही में काम करते हैं। तो इन्फ्लुएंस जो है ये बहुत सारे मल्टीपल प्लैनेट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। कभी एक इकलौता प्लैनेट काम नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा, भले ही दृष्टियाँ होंगी, ये तो मैं आगे कवर करूँगा अष्टक वर्ग भी जब आप लोगों को बताऊँगा। भले ही ग्रहों को दृष्टियाँ दी है, जैसे मंगल को 4, 7, 8 दी है, शनि को 3, 7, 10 दी है, बृहस्पति को 5, 7, 9, राहु को 5, 7, 9, केतु को भी 5, 7, 9 दी है। लेकिन हर ग्रह, हर भाव पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है और यही अष्टक वर्ग का प्रिंसिपल है। अगर आप अष्टक वर्ग का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हर ग्रह ये अपने से हर भाव में, यानी वो पूरे के पूरे 12 भाव में अपना प्रभाव छोड़ देता है। दृष्टियों से प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन प्रभाव उसका हर जगह रहेगा। तो ये हो गया कि हम राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नवांश के स्वामी से कैसे क्या रिलेशन को बनाने की कोशिश करें। हाउ वी विल एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन हाउस और अ प्लैनेट विथ दिस 3 थिंग्स, ये पहली बात हो गई। अब दूसरा एक तरीका है कि नवांश में, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। जब नवांश की हम बात करते हैं, तो नवांश में अगर शुक्र यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं, तो आप सीधा समझ लीजिए कि शुक्र का पहले भाव के ऊपर प्रभाव है। बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो बुध का भी प्रभाव रहेगा। वो स्ट्रेट रिलेशन बना देंगे, नवांश से वो अपना रिलेशन सीधा बना देंगे। तो जब हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नवांश स्वामी, ये तीनों का प्रभाव हम जब ले रहे थे, तो साथ में नवांश में उस भाव में बैठे हुए ग्रह भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। उनका परसेंटेज इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा। वो कोई 100% नहीं कर सकते या 50% नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना एक फ्लेवर वहाँ पे डेफिनिटली देके जाएँगे। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। अभी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। आप अनम्यूट करें और अभी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे पूछ So Namaste Meenakshi. या मैंने आपसे Sir, actually nice presentation. थैंक So I'm studying in South Indian type. My charts are South Indian types, which I'm studying in Bangalore. So यू। if you next time you can put South Indian also with this, it will be helpful. Otherwise, साउथ इंडियन ओके। same thing what you explained in both South Indian and North Indian, so that if somebody is learning North Indian, it will be helpful for them. Yeah, Somebody is definitely learning your this. feedback is very well welcome, but let me see if I can get it in the same page. Because otherwise the No, no. presentation will get. I understand No, your point. I next got time you your can point. do it. Next time you Yeah, can do it. I'll try to incorporate it into this only. But see, the thing is, there are very few people who are joining from South India. This is the first time I'm getting this build. So Mm-hmm. I'll definitely try to incorporate. Okay, sir. But I'll recommend you to start studying the North Indian as well, so that it will be No, no, easy no, no. because. I am a beginner in South Indian, so I will first learn full Okay. South Indian, then I'll go, because No, no. everything else is same. No, only the chart, the chart, The the way thing it is is, written is well. correct, correct. Because in South India, the houses and the Rashis are fixed, whereas in North India, only houses are fixed. Rashi and planet, they all move. So, Acha. because like whoever is joining these classes, they have no flavor of like they have no understanding for South India. So Uh-huh. I'll try to incorporate that. No issue. Okay. So Let's what see. you're saying in the fixed, you're saying Rashi is fixed moving in North Indian. What you're saying? North Indian is Rashi and planet, they both move. But in Oh, South Indian chart, the Rashis and the houses are fixed. Whereas in North Indian, only houses are fixed. They don't move. so that means if I give you a chart for explanation, even mine is Mithuna Lagna. So if I Mhm. give that for explanation, then interpretation or the result from the North Indian analysis will be Nothing different from changes. the Interpretation and result never changes. arts. Okay, It sir. will be same all the time. The only Okay, part is the representation of the chart. okay, okay. Thank you. That is only different. Okay. So अभी अभी So only किसी का thing और is, कोई क्वेश्चन? only thing is I didn't understand. Like for D1, it is
Mithuna Lagna. In D9, which Lagna it has gone? Any Lagna based on the degrees of No, that no. D1. Yeah, sorry. In the chart that you've given, in Uh, the example Makar chart you've Lagna. given, in that Here Makar Makar. Lagna it has gone. See, Okay. this is what I will say. This is a different chart altogether. Here I have taken an example of some other chart. So I have Acha, taken a acha. print screen and I put it here. So if you look No, no. here, In the Excel sheet, when you've written Lagna, in that you've written Mithuna, and in the last you've written Navamsha. now That Anshkar, particular it one is mytho, chart. it is mean, na? Mean Lagna. Okay, okay. Pisces, 12th Yes, okay. Rashi, Pisces. Oh, Yeah, you can see it here. The below chart is the Navansh chart. So 12th has come in the first house. okay, okay. 12th is coming in the first house. No? So it is mean Lagna. So it has an influence on it. सेवंथ हाउस का प्रिडिक्शन देखने के लिए क्या करेंगे सर? सेवंथ हाउस से मैरिज देखते हैं ना, हाँ मैरिज पार्टनरशिप। करेक्ट। तो आप ये भी देख सकते हैं ना कि 7th हाउस से ओवरऑल मैरिज कैसा चलेगा। अगर इन्फ्लुएंस शनि और राहु का ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा रिलेशनशिप? डिले होगा ना सर? डिले हो गया। उसके बाद में मंगल का आ रहा है तो फाइट हो सकता है, केतु आ रहा है तो ब्रेक होगा, बिकॉज केतु जो है वो ब्रेक बताता है, मंगल जो है वो फाइट बताता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ अगर किसी नेटिव लेडी कैंडिडेट का अगर लग्न मिथुन है और लग्न में शनि बैठा है और 7th हाउस धनुष में ये बैठा है, जो मार्स बैठा है, तो कैसा रहेगा मैरिज, या मैरिज होगा नहीं मैडम, प्रॉब्लम है? ऐसा ऐसा बता ही नहीं सकते हैं, पाराशरी में नहीं इस नहीं, तरीके से मार्स प्रेडिक्शन नहीं बता सकते। मार्स और मार्स 7th हाउस मार्स और हाँ लग्न में शनि, तो दोनों लाइक दैट। नहीं, once you understand the entire influence theory, then probably you will understand it, because the reason is today I am just telling you how the planet will influence a particular house. Okay, in next session I will tell you what kind of energies they will bring to that house, then you will understand this. This is not the only principle with which we can conclude anything. There are many. That's the reason I have kept it as a series. In one session I won't be able to explain you everything. नवमास में वृश्चिक राशि आती है हाँ, लग्न में, तो फिर मंगल का इन्फ्लुएंस हो गया। 7th हाउस में केतु और सूर्य आ रहा है, तो ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा है ना सर? नहीं, तो आपका सूर्य और केतु कहाँ पर है? 7th हाउस में, नवमास में। नहीं, नवांश का है तो डेफिनेटली फिर वो लेकिन एग्जैक्टली तो वो डेफिनेटली ब्रेकेजेस देगा, डेफिनेटली देगा, लेकिन सिर्फ एक सूत्र से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग सारे सूत्र पढ़ेंगे धीरे धीरे कि सारे मिलके क्या काम करेंगे, लेकिन अगर आप सुपरफिशियली देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ तो है। और सूर्य है तो ईगो कुड बी द पॉसिबल रीजन बिकॉज ऑफ विच द ब्रेक इज कमिंग। तो फिर इसकी रेमेडीज भी होती होगी ना सर? हाँ डेफिनेटली। ओके सर, जैसे सर नमस्कार, आरती बोल रही हूँ। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे मरकरी और वीनस बैठे हैं नवमांश में, तो ऐसे ही किसी भी हाउस के लिए हम देख सकते हैं जो उनसा प्लेनेट वहां देखना ही पड़ेगा। वही मेरा सेकंड पॉइंट था कि नवांश में जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उसको हम इन्फ्लुएंस के तौर पे लेंगे ही। जैसा मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, 12वें स्थान में अगर यहाँ पर गुरु है लगन में, जो बात नहीं कर रहे हैं ना वो कृपया करके म्यूट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में सारा नॉइस आता रहेगा, आप ही लोगों को परेशानी होगी बस। यहाँ पर 12वें हाउस में बृहस्पति का इन्फ्लुएंस है, ये तो हमने माना, लेकिन नवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बृहस्पति का इन्फ्लुएंस है और मंगल भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हर भाव के लिए हम देखेंगे कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है। और जिस ग्रह को ज्यादा वेटेज मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि अभी देखिए बृहस्पति अगर 12वें में है और 12वें में ही ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो 12वें हाउस में बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति दान कराएगा। कहाँ कराएगा? मंदिर में कराएगा, क्योंकि बृहस्पति भगवान है, बृहस्पति मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये व्यक्ति जब भी दान करेगा तो ये प्रेफर करेगा कि ये मंदिर में जाके दान करे। तो ये हम लोगों को लर्निंग रहेगा कि जो ग्रह है वो अपने कार्यकत्व के हिसाब से उस भाव का रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इस प्रभाव से हम किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर सकते हैं, उसके विचार, उसकी
उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा रखेगा, उसकी माता कैसी है, पिताजी कैसे हैं, भाई-बहन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद में उसका जो काम करने का एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं। क्योंकि हमको तो सर इन्फ्लुएंस ही देखना है। जी, जैसे अभी आपने जो चार्ट लिया हुआ एग्जांपल में, यहाँ पे 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है ना, D1 में ना D9 में, तो करेक्ट, इसमें हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो आपने पहले बताया, नक्षत्र वाला। एग्ज़ैक्टली पहले तो राशि स्वामी देखेंगे, फिर नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे और फिर नवंश का लॉर्ड देखेंगे। जी। वो 3 तो इन्फ्लुएंस रखेंगे ही रखेंगे ना, वहाँ पे भले ही कोई प्लैनेट ना हो। ओके ओके। तो दिस इज़ अ हिडन टेक्निक एक्चुअली। ये पाराशरी में आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत कारगर है और बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि अगर आप फेसबुक पे पोस्ट देखोगे तो लोग डालते हैं कि आई डोंट हैव एनी प्लैनेट इन 7th हाउस, हाउ विल बी माय स्पाउस? और फिर रिप्लाई देने वाले जो ग्रेट पार्टिसिपेंट होते हैं वो कहते हैं इट इज़ वेरी गुड, कोई कहता है इट इज़ वेरी बैड। तो दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ कि कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि वहाँ पर भले ही कोई ग्रह नहीं है लेकिन राशि स्वामी तो है। नक्षत्र स्वामी भी है, नवांश का भी स्वामी रहेगा ही। तो हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देगा। राइट सर। करेक्ट? तो इसको आप यूज़ कीजिए, आप देखिए किसी भी व्यक्ति के चाल-चलन, चरित्र के बारे में जानना है तो पहले हाउस को कीजिए, उसका एक्सपेंसेस देखना है तो 12वें हाउस को कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव करता है। हम कहते हैं ना कभी-कभी कि कोई व्यक्ति बहुत ही इम्पल्सिव स्पेंडर है। इम्पल्सिव स्पेंडर का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कोई चीज़ देख ले और तुरंत जाके खरीद ले। वो इतना अधीर होता है कि वो रुक ही नहीं सकता। राइट। तो वो इसलिए क्योंकि 12वें हाउस के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है। तब जाके आदमी इम्पल्सिव स्पेंडर होता है। आप म्यूट करेंगे प्लीज़? मुझे काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। मुझे पता नहीं सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? जिनको प्रश्न पूछना है सिर्फ़ वही अनम्यूट करें और फिर अपना प्रश्न पूछने के बाद फिर से म्यूट करिए प्लीज़। सर नवमांश में शुक्र और राहु है, हुँ, 7वें घर में, हुँ, और लग्नेश में सूर्य और चंद्र है। हुँ। नवांश में ना? लग्नेश में, हाँ हाँ, तो आपको किस भाव के बारे में जानना है? सर, पत्नी के विषय में जाने। हाँ, तो फिर पहले भाव को क्यों देखेंगे आप? पहले भाव को पहले नहीं देखेंगे ना, आप तो 7वें भाव को देखेंगे। आप अपने 7वें भाव को देखेंगे कि आपके पत्नी के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे और दूसरा ये देखेंगे कि 7वें भाव के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उससे आपको पत्नी के चरित्र के बारे में, उसके हाव-भाव के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा। अब वहाँ पर अगर राहु है, तो वो पत्नी डेफिनिटली डिप्लोमैटिक होनी चाहिए। क्योंकि सर वो राहु का लेकिन नवमांश में है वो, राहु और शुक्र नवमांश में 7वें घर में, नो प्रॉब्लम ना, और लेकिन लग्नेश। वो आपके लगन के 7वें भाव के ऊपर इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं ना। ओके ओके। वो कर रहे हैं तो समझ गया। डेफिनिटली उससे कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा और नवांश कुंडली तो स्पाउस की होती है, तो वहाँ पे पता चल ही जाएगा। ओके तो यानी ग्रहों के कारकत्व ओके बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सर यहाँ ओके। पे जो आपके एग्जांपल है, इसमें 2nd हाउस में सैटर्न और मून है, तो उसको एक कैसे एक मिनट जो लोग बात नहीं कर रहे प्लीज़ वो म्यूट करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी बाद में। हाँ, पूछिए। सिर्फ़ जिनको पूछना है वही अनम्यूट करें, प्रश्न पूछे और फिर से म्यूट करें। सर यहाँ पे जैसे 2nd हाउस में आपके एग्जांपल में सैटर्न और मून है 2nd हाउस में, करेक्ट, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, करेक्ट। तो इसका कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे मनी के साथ या लैंग्वेज के साथ? बहुत सिंपल है मैडम, मुझे बताइए वहाँ पे राशि कौन-सी है? कर्क राशि है। कर्क राशि है। कर्क राशि चर राशि है, जी सर। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जी शनि सर। स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यस। क्योंकि चंद्रमा अपने राशि में है तो ये व्यक्ति फास्ट बात करने वाला होगा। ओके। अगर शनि की राशि होती तो स्लो बात करने वाला होता या कम बात बट वहां करने पे वाला होता। शनि बैठा है और नवमांश में केतु है, तो हार्श लैंग्वेज भी यूज करेगा। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैंने वही कहा कि नवांश वाले जो ग्रह होते हैं उनका प्रायोरिटी या उनका इन्फ्लुएंस परसेंटेज वाइज़ बहुत कम होता है। लगन में जो ग्रह बैठा है वो उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहेगा। सर यहाँ पे ना शनि की राशि होती है ना चंद्रमा की राशि होती, फिर किस टाइप से हम इसको करते? नहीं समझा नहीं मैं, प्रश्न फिर से पूछिए। जैसे यहाँ पे तो अभी कर्क राशि है, हाँ, आपने बोला कि कर्क राशि है तो मून का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, करेक्ट, और अगर शनि की राशि होती तो शनि का इफेक्ट ज्यादा होता, बट करेक्ट। अगर यहाँ पे कर्क हो ना शनि की राशि हो तो क्या रहेगा, मतलब तो लैंग्वेज में? फिर वो राशि के जो एलिमेंट है पहले आप उसको स्टडी कीजिए।
जैसे अग्नि तत्व की राशि है, भू तत्व की राशि है, जी वो जी 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 वो स्त्री राशि है, पुरुष राशि है। क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक राशि को दिए क्यों हैं? ये जी कभी सवाल हमने अपने आप से पूछा ही नहीं। हम लोग हम्म। किताबों में तो पढ़ लेते हैं कि भाई ये सारे कारकत्व राशि को भी दे के रखे हैं, उसका यूज़ कब करेंगे? उसका इस्तेमाल कब तो सर करेंगे? इसका डिपॉजिटर भी तो मेन रोल प्ले करता होगा ना, कि मून और बिल्कुल, इनका मैं वही तो डिपॉजिटर। बोला है ना, सबसे पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नवांश स्वामी यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी रोल में नवांश के ग्रह जो रहेंगे वो प्ले करेंगे और हमने देखा ये है कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या फिर नवांश का स्वामी ये क्या संबंध बना रहा है दूसरे भाव से, वो भी तो चेक करना है ना हमें। यही तो एक्सप्लेन किया मैंने। जी उन्होंने सर। अपना संबंध बनाएँगे तो उनकी अथॉरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे चंद्रमा की अथॉरिटी बढ़ गई क्योंकि उसकी राशि भी है और वो खुद वहाँ बैठा भी है। बिल्कुल सर, मेन रोल वही प्ले करेगा। एग्ज़ैक्टली रोल प्ले करेगा तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए, जल्दी-जल्दी बात करनी चाहिए। जी। तो अभी अभी और किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? सर एक ही क्वेश्चन था मेरा कि हुँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि लग्न के हिसाब से 17.45 आ रहा है डिग्री वाइज, तो आपने वो दूसरा बताया जिससे दूसरे में वो नवमांश का शुक्र आ रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर वो? ये नवांश निकालने की पद्धति है ना, नवांश कैसे निकलता है? नवांश निकालने की एक अपने गणितीय पद्धति है, उसके हिसाब से नवांश निकलता है। हम लोगों को सिर्फ़ इतना देखना है कि नवांश में कौन-सी राशि आ रही है, उसी उसी के स्वामी का इन्फ्लुएंस रहेगा। ओके, ओके। नवांश निकालने की तो एक गणित की पद्धति है ना पूरी। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ हुँ, हुँ। कि आपने बताया कि लग्न में ये बुध, शुक्र और गुरु तीनों असर कर रहे हैं हाँ, और और नीचे वाली जो नवमांश है, तो हुँ, उसमें छठे जैसे पत्नी का भाव है, तो हुँ। वहाँ पे 6 नंबर दिया गया है। तो उसमें उसमें आपने बताया ना कि नक्षत्र इसका इसके हिसाब से शुक्र आता है, हाँ, ठीक है। तो वो पूछ रहा हूँ मैं। वो कैसे आपने कैलकुलेट किया वो? ये क्योंकि मुझे वो टेबल याद है ना, ओके, ओके सर, ओके। तो उस मैंने वही टेबल तो आपको एक्सप्लेन किया कि एक देखिए कैसा है कि हम लोगों के पास 12 घर है, 12 राशियाँ हैं। हर हुँ, राशि में सवा 2 नक्षत्र आते हैं। तो मुझे वो डिग्री वाइज़ सारे याद है। इसलिए ओके, मैंने क तुरंत कैलकुलेट किया कि धन राशि में अगर 17.45 डिग्रीज़ है, तो वो शुक्र का नक्षत्र है ओके, और ओके। वो नक्षत्र में जो पद रहेगा, उसके हिसाब से उसकी नवांश राशि रहेगी। लेकिन नवांश राशि यहाँ पे मुझे दिखी जाती है। तो मैंने वो हुँ, कैलकुलेट नहीं की, मैंने सीधा बोल दिया आपको बुध है, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है। हाँ, ओके, ओके। नहीं तो मैं वो भी अपने हाथों के ऊपर तुरंत कैलकुलेट कर लेता। ओके, क्योंकि ओके। टोटल ग्रेट सर, ग्रेट। कॉम्बिनेशन 108 है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। ओके, ओके सर। करेक्ट? थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, वेलकम।